Hello dear students, I am your bio teacher Roshan sir. Dear students, as we know very well, nowadays we are studying about chapter number 8. It means how do organisms reproduce. Okay? So dear students, previous video में हम लोग काफ़ी बातें चर्चा कर लिए थे. आज हम लोग पेज नंबर 127 पे जो सेकेंड पैराग्राफ है जिसमें फर्स्ट हेडिंग है डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्फ. सो इसके बारे में चर्चा करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. ओके, लिखा है डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्फ. क्या ऑर्गेनिज्म जो होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म वो अपने ही जैसी सेम एग्जैक्ट कॉपी बना सकते हैं, बनाते हैं. सो इस पैराग्राफ को हम पढ़ेंगे तो हमको रिजल्ट मिलेगा. खैर मैं आपको आंसर इसका बता दे रहा हूँ कि ऑर्गेनिज्म जो कॉपीज तो सिमिलर फॉर्म करता है, जो ऑर्गेनिज्म होता है अपने जैसी सिमिलर कॉपी फॉर्म करता है बट वो आइडेंटिकली डिफरेंट होता है. ओके, सो इस चीज़ के बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे. सो लाइन टू लाइन देखिए आप लोग. लिखा है ऑर्गेनिज्म लुक सिमिलर बिकॉज देयर बॉडी डिज़ाइन आर सिमिलर. जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कैसे दिखते हैं हमको? सिमिलर. क्यों दिखते हैं? क्योंकि उनकी बॉडी डिज़ाइन हमको क्या होती है? सिमिलर. जैसे मानव की बॉडी डिज़ाइन, ह्यूमन की बॉडी डिज़ाइन, जो ह्यूमन है तो उसकी बॉडी डिज़ाइन ह्यूमन की तरह दिखेगा. जो एनिमल है एनिमल का की जैसा दिखेगा, बर्ड का बर्ड्स की तरह दिखेगा. सो इसलिए कह रहा है कि ऑर्गेनिज्म लुक सिमिलर बिकॉज देयर बॉडी डिज़ाइन आर सिमिलर. इफ़ बॉडी डिज़ाइन आर टू बी सिमिलर, यदि बॉडी डिज़ाइन सिमिलर है तो क्या कह रहा है? द ब्लूप्रिंट फॉर दिस डिज़ाइन शुड बी सिमिलर. इसका ब्लूप्रिंट भी एकदम सेम वैसा ही होना चाहिए. ठीक है, जो उससे उत्पन्न संतान होगी या जो उससे उत्पन्न प्रोजेनी होगी जिसको हम ऑफस्प्रिंग बोल रहे हैं, उसमें उसकी भी बॉडी डिज़ाइन एकदम सेम होनी चाहिए. यही कहने का मतलब है द ब्लूप्रिंट फॉर दिस डिज़ाइन शुड बी सिमिलर. ओके, लिखा 10 रिप्रोडक्शन एट इट्स मस्ट बेसिक लेवल विल इन्वॉल्व मेकिंग कॉपीज ऑफ द ब्लूप्रिंट ऑफ बॉडी डिज़ाइन. समझ रहे हैं? लिखा है द रिप्रोडक्शन एट दिस मस्ट बेसिक लेवल. रिप्रोडक्शन ही इसका मस्ट बेसिक लेवल है. क्या करने के लिए? ब्लूप्रिंट एकदम अपने ही जैसे ब्लूप्रिंट को फॉर्मेशन करने के लिए, है ना. यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे ब्लूप्रिंट का निर्माण कर सके, इसके लिए जो प्रोसेस होती है इसको हम बोलते हैं क्या? रिप्रोडक्शन. ओके, कह रहा इन क्लास 9th वी लर्न, हम क्लास 9th में पढ़ चुके हैं क्या? दैट मतलब कि द क्रोमोजोम इन द न्यूक्लियस. ठीक है, द क्रोमोजोम इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ फीचर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए. डीएनए का फुल नेम लिखा है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड. ओके, इसका मतलब आप समझ रहे हैं. देखिए मैं इजीली समझा दूँ. कोई सेल है, सेल के बीच में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बीच में क्रोमोजोम है. क्लियर? यह क्रोमोजोम जो है, इस क्रोमोजोम में डीएनए के फॉर्म होंगे. ठीक है, और वो जो डीएनए होगा इसके अंदर क्या होगा? ये डीएनए कंटेन करेगा इंफॉर्मेशन ऑफ इनहेरिटेंस. जो अनुवांशिकता का या वंशागति के इंफॉर्मेशन होंगे इसको क्या करेगा? कंटेन करेगा. कौन? डीएनए. और डीएनए कहाँ पे है? क्रोमोजोम में है ना. डीएनए आरएनए हमारे क्रोमोजोम पे जो जीन लगे हैं उस जीन में है. अब ये जीन या क्रोमोजोम कहाँ पे है? न्यूक्लियस के अंदर. तो वही कह रहा है इन द सेल, सॉरी कहाँ गया? हाँ, लिखा है, कह रहा कि इन क्लास 9th वी लर्न दैट, हम क्लास 9th में पढ़ चुके हैं क्रोमोजोम इन द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोजोम है ऑफ अ सेल, किसकी? कोशिका की, कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस. वो क्या करता है? इनहेरिटेंस के लिए इंफॉर्मेशन कंटेन करता है. ठीक है, फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन. वो इंफॉर्मेशन जो क्या हो, पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होती है जेनेटिकली. ओके, और ये किस रूप में होती है? डीएनए के रूप में. क्लियर हो गया होगा. दे लिखा है द डीएनए इन द सेल न्यूक्लियस इज द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन. जो डीएनए होता है वो सेल के न्यूक्लियस में इंफॉर्मेशन क्रिएट करता है. क्या करने के लिए? प्रोटीन संश्लेषण के लिए. यानी यह प्रोटीन संश्लेषण के इंफॉर्मेशन का सोर्स है. कहाँ पे? सेल में. ओके,
इफ द इंफॉर्मेशन इज चेंज डिफरेंट प्रोटीन विल बी मेड। कह रहा है यदि डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन रहेगी तो डिफरेंट टाइप के प्रोटीन संश्लेषण होगा, डिफरेंट टाइप की प्रोटीन सिंथेसिस होगा सेल में। ओके, कह रहा है डिफरेंट प्रोटीन विल बी इवेंचुअली लीड टू अल्टर्ड बॉडी डिजाइन। डिफरेंट टाइप की प्रोटीन का सिंथेसिस होगी तो डिफरेंट टाइप के बॉडी ऑर्गेनाइजेशन या बॉडी डिजाइन का फॉर्मेशन होगा। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस किया जाएगा, जो प्रोड्यूस होगा वो उसमें बॉडी डिजाइन डिफरेंट टाइप की होगी। क्यों? क्योंकि उसमें जो प्रोटीन का सिंथेसिस हुआ है डीएनए के द्वारा वो क्या हुआ है कि डिफरेंट टाइप का है, इसलिए। ओके, कह रहा है देयर फॉर, नेक्स्ट पैराग्राफ लिखा, देयर फॉर अ बेसिक इवेंट इन रिप्रोडक्शन इज द क्रिएशन ऑफ अ डीएनए कॉपीज। कह रहा है इसलिए देयर फॉर अ बेसिक इवेंट इन रिप्रोडक्शन, एक रिप्रोडक्शन के लिए एक बेसिक इवेंट्स है क्या, इज अ क्रिएशन ऑफ डीएनए कॉपीज। जो रिप्रोडक्शन है ना वो बेसिक इवेंट्स है क्या करने के लिए, डीएनए की एग्जैक्ट कॉपी या डीएनए की कॉपी क्रिएट करने के लिए। अभी एग्जैक्ट के चक्कर में पढ़िए, एग्जैक्ट है या आइडेंटिकल है अभी हम आगे पढ़ेंगे। कह रहा है यहाँ इस लाइन का मतलब ये है कि रिप्रोडक्शन ही एक बेसिक इवेंट्स है क्या करने के लिए, डीएनए की कॉपीज़ को फॉर्म करने के लिए। अब डीएनए की कॉपीज़ कैसे फॉर्म होगी ये प्रोटीन सिंथेसिस में आप लोग आगे के क्लासेस में पढ़ेंगे। ओके, सो अभी मैं आपको बहुत शॉर्ट में समझा दूंगा प्रोटीन सिंथेसिस। पहले ये आप देखिए, लिखा है सेल यूज केमिकल रिएक्शन टू बी बिल्ड कॉपीज ऑफ देयर डीएनए। जो सेल होता है वो क्या करता है, केमिकल रिएक्शन का यूज करता है क्या बनाने के लिए, डीएनए की कॉपीज को तैयार करने के लिए। अभी देखिए मैं बता रहा हूँ जो केमिकल रिएक्शन सेल के अंदर होते हैं इनको बोलते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो होगी, आप ये चीज़ जान जाइए, जो भी सेल है हमारे अंदर लिविंग होता है, वो लिविंग सेल जितनी भी हैं उनके अंदर बायोलॉजिकल एंड केमिकल रिएक्शन होते हैं। जो सेल के अंदर ये ऐसे रिएक्शन होते हैं इनको हम बोलते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, उपापचयी क्रियाएँ। सो ये जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होगा इसके एज अ रिजल्ट आपका प्रोटीन का सिंथेसिस हो सकता है। अब ये केमिकल रिएक्शन ही होगा प्रोटीन सिंथेसिस, आगे आप पढ़ेंगे तो प्रोटीन सिंथेसिस क्या होता है उसमें आपको मिलेगा, केमिकल रिएक्शन उसमें भी होते हैं। देन आपका एनर्जी का अगर फॉर्मेशन हो रहा है कब होगा एनर्जी का फॉर्मेशन, आफ्टर ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। और ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज क्यों होता है, कब होता है, जब आप वो न्यूट्रिशन के द्वारा क्या करते हो, फूड लेते हो अपनी बॉडी में, तो जब ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है देन क्या होता है कि आपको ग्लूकोज मिलता है, फिर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है तब आपको एनर्जी मिलती है। और इस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन और एनर्जी का फॉर्मेशन आपके कहाँ पे होगा, सेल में होगा, बाय द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शन। और इस केमिकल रिएक्शन को हम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ बोलेंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है सेल यूज केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पे किस केमिकल रिएक्शन की बात हो रही है, प्रोटीन सिंथेसिस की बात हो रही है, जहाँ पे डीएनए की कॉपीज तैयार होगी। ठीक है, कह रहा है कि सेल यूज केमिकल रिएक्शन टू बिल्ड कॉपीज ऑफ देयर डीएनए। अपने डीएनए का कॉपीज तैयार करने के लिए सेल क्या करती है, कुछ केमिकल रिएक्शन करती है। दिस क्रिएट्स टू कॉपीज, जिससे क्या होती है डीएनए की 2 कॉपीज तैयार होती है। दिस क्रिएट 2 कॉपी ऑफ डीएनए इन द रिप्रोड्यूसिंग सेल। रिप्रोड्यूसिंग सेल में क्या होती है कि डीएनए की 2 कॉपीज क्रिएट होती है एंड दे विल नीड बी सेपरेट फ्राम, और वो क्या होना चाहेंगे, सेपरेट फ्राम ईच अदर। दोनों जब कॉपी तैयार, आपको पता है डीएनए जो होता है डबल स्टैंडर्ड होता है, एक डीएनए से फिर डीएनए का निर्माण होगा तो उसमें भी कॉपीज रेडी होगी। तो वो जो डीएनए की कॉपीज होगी उसके दोनों स्टैंड क्या होंगे, इससे अलग होना चाहेंगे, है ना। आपका एक न्यू बॉर्न डीएनए है, एक प्रीवियस डीएनए, जिससे कॉपीज तैयार हो रही, तो दोनों एक दूसरे से अलग होना चाहेंगे। ठीक है, ये चीज़ कह रहा है। हाउ एवर कीपिंग 1 कॉपी ऑफ डीएनए इन द ओरिजिनल सेल एंड सिंपली पुशिंग द अदर सेल 1 आउट वुड नॉट वर्क। कह रहा है कि जब एक डीएनए कॉपीज को हमारी जो एक न्यू बॉर्न सेल है, सॉरी एक फर्स्ट वाली सेल है जिसमें डीएनए का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, तो डीएनए का फॉर्मेशन जो होगा एक डीएनए से 2 डीएनए बनेगा। पहले मैं आपको सिंपली समझा दूँ। देखिए जो हमारे सेल में एक केमिकल प्रोसेस होती है जिसका नाम होता है प्रोटीन सिंथेसिस। क्या, प्रोटीन सिंथेसिस।
आप आओगे जब क्लास चलेगा तो बोर्ड के माध्यम से आपको अच्छे से समझा दिया जाएगा प्रोटीन सिंथेसिस क्या होता है। प्रोटीन सिंथेसिस में प्रोटीन का फार्मेशन होता है और ये फार्मेशन कहाँ पे होगा, सेल के अंदर होगा। कहाँ पे, सेल के अंदर। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, ये प्रोटीन सिंथेसिस का जो स्टेप्स होता है, ये पूरा कंप्लीट प्रोटीन सिंथेसिस 3 स्टेप में कंप्लीट होती है ना। कितने, 3 स्टेप में। फर्स्ट होता है आपका रेप्लिकेशन, सेकंड होता है ट्रांसक्रिप्शन एंड थर्ड होता है ट्रांसलेशन। इन सब में अलग अलग चरण हमको पढ़ने के लिए, स्टेप्स मिलेंगे पढ़ने के लिए। आपको एक शॉर्ट में मैं समझा दूं कि जो रेप्लिकेशन होता है, फर्स्ट स्टेप ये होता है रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन में होता ये है कि डीएनए आपको पता है डबल स्ट्रैंडेड होता है। डीएनए के दोनों स्ट्रैंड आपस में जुड़े होते हैं। ये रेप्लिकेशन जब होगा तो ये डीएनए के स्ट्रैंड खुलने लग जाएंगे बाय द हेल्प ऑफ सम एंजाइम। ठीक है, वहाँ पे आपको एंजाइम्स पढ़ाए जाएंगे, उनकी सहायता से क्या होगा कि डीएनए का स्ट्रैंड खुलेगा। तो जब डीएनए का स्ट्रैंड खुलेगा तो एक तरफ से खुलेगा तो कुछ वाई लाइक ऐसे स्ट्रक्चर होगा, कैपिटल वाई लाइक। ठीक है, आपको कैपिटल वाई आप देख रहे हो कि एक तरफ 2 चौड़ा मुंह है, एक तरफ ऐसे टेल लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो ऐसे कुछ डीएनए का स्ट्रक्चर बन जाएगा, दोनों स्ट्रैंड खुल के ऐसे फैल जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। तो फिर जो स्ट्रैंड खुला है, इस स्ट्रैंड पे एक न्यू डीएनए स्ट्रैंड की कॉपी तैयार होने लगेगी। तो जब रेप्लिकेट होगा तो यही जब डीएनए खुलता है, इसी को हम बोलते हैं रेप्लिकेशन। ओके, देन फिर इसी पे न्यू डीएनए का फॉर्मेशन होने लगेगा। ठीक है, तो रेप्लिकेशन में होता है कि डीएनए से डीएनए, अगर ट्रांसक्रिप्शन आगे आपको मिल रहा है तो उसी न्यू डीएनए पे आरएनए का फॉर्मेशन होता है, तब वहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है। आपको मैं समझा रहा हूँ रेप्लिकेशन यानी डीएनए से डीएनए का निर्माण होता है। तो एक डीएनए से डीएनए की दूसरी कॉपीज तैयार हो रही है, इसी को हम बोल रहे हैं रेप्लिकेशन। ओके, सो यहाँ पे कह रहा है कि जब 2 डीएनए कॉपीज तैयार होंगी तो एक कॉपीज क्या होगी, आउट होना चाहेगी और एक उसी नेचुरल सेल में रहना चाहेगी जिसमें वो पहले से था। तो अगर डीएनए की एक न्यू कॉपी तैयार होगी तो उसको आउट कर दिया जाएगा अगर, तो उसी चीज़ को कह रहा है हाउ एवर कीपिंग 1 कॉपी ऑफ डीएनए इन द ओरिजिनल सेल। अगर हम एक कॉपी को ओरिजिनल सेल में रख रहे हैं एंड सिंपली पुशिंग द अदर, जो दूसरा वाला है अदर वन, उसको हम सिंपली क्या करते हैं, पुश करके आउट कर रहे हैं, वुड नॉट वर्क, वो एग्जैक्ट वर्क नहीं करेगा जो दूसरा वाला रहेगा। क्यों नहीं करेगा, बिकॉज, नेक्स्ट पेज पे देखिए लिखा, बिकॉज द कॉपी पुश्ड आउट वुड नॉट हैव एनी ऑर्गेनाइज्ड सेलुलर स्ट्रक्चर। सॉरी, लिखा बिकॉज द कॉपी पुश्ड आउट, जो क्योंकि जिस कॉपीज को हमने पुश्ड आउट किया है सेल से, अगर हमने उस सेल से उस सेकंड वाले डीएनए को निकाल लिया तो हम अगर ये चाहें कि इससे एक न्यू लाइफ सर्वाइव हो सकती है तो वो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि उसके पास एक कंप्लीट सेल स्ट्रक्चर नहीं है। इसलिए कह रहा है कि बिकॉज द कॉपी पुश्ड आउट वुड नॉट हैव एनी ऑर्गेनाइज्ड सेलुलर स्ट्रक्चर फॉर मेकिंग लाइफ प्रोसेस, उसके पास एक ऑर्गेनाइज्ड संगठित रूप नहीं है सेल का, क्या करने के लिए, लाइफ की प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, सो आपका जो फर्स्ट वाला डीएनए है वो तो कंप्लीट है लाइफ की प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि उसके पास कैसा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, कंप्लीट सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। एंड सेकेंड वाले के पास कहाँ पे है, नहीं है, क्योंकि इसको पुश्ड आउट किया गया है। तो यह सेकेंड डीएनए से ही नहीं बन सकता है एक न्यू लाइफ, है ना। क्या हो सकती है कि जब तक उसके साथ कंप्लीट सेल भी ना आए तब तक नहीं एक न्यू लाइफ का फॉर्मेशन हो सकता है। इसलिए सेल डिवीज़न होता है। इसलिए क्या होता है, सेल डिवीज़न। तो सेल डिवीज़न में क्या होगा कि डीएनए की कॉपीज़ भी 2 ठो रेडी होंगी और 2 सेल भी, एक सेल टूट के 2 सेल में डिवाइड होगी। तो एक डीएनए की कॉपीज फर्स्ट वाली सेल में चली जाएगी, एक डीएनए की कॉपी सेकंड वाली सेल में चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे तब दोनों सेल में एक कंप्लीट बॉडी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा, वो लाइफ को मेंटेन करने के लिए कंप्लीट सेल रहेगी। ओके, सो वही लिखा है, देयरफॉर डीएनए कॉपिंग इज accompanied by the creation of an additional cellular apparatus and then the DNA copies separate each with its own cellular apparatus। मीन्स अब क्या होगा कि सेल भी, एक न्यू सेल भी बनेगी,
समझ में बात आ रही है? जिस प्रकार से डीएनए की न्यू कॉपीज तैयार हो रही है उसी आधार पे क्या होगा कि वो सेल का भी एक सेल भी दो भाग में डिवाइड होगी, कहने का मतलब, तो सेल का भी एक नया क्या होगा, सेलुलर apparatus तैयार होगा, वही लिखा है। तो यहाँ पे लिखा है कि देयरफॉर डीएनए कॉपीइंग इज accompanied by the creation of an additional cellular apparatus and then DNA copy separate। तब DNA कॉपी भी क्या होगी, सेपरेट होगी, ईच विथ इट्स ओन सेलुलर apparatus, अपने अलग अलग सेलुलर apparatus के साथ, है ना। इफेक्टिवली ए सेल डिवाइड टू गिव राइज टू टू सेल्स। कहने का मतलब कि इसी प्रोसेस को हम क्या बोल सकते हैं, सेल डिवीज़न बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, इफेक्टिवली क्या होगा कि सेल डिवाइड्स होगी कितने में, 2 सेल्स में, ठीक है, बाय द विथ द किसके साथ, न्यू कॉपी ऑफ डीएनए की नई कॉपी के साथ सेल भी डिवाइड हो जाएगी 2 सेल में, ठीक है। कह रहा है दीज 2 सेल्स आर ऑफ कोर्स सिमिलर, दोनों सेल ऑफ कोर्स सिमिलर हैं, बट दे आर लाइकली टू बी एब्सोल्युटली आइडेंटिकल। क्या हो सकता है, कुछ मात्रा में ये आइडेंटिकल भी हो सकते हैं। द आंसर टू बी दिस क्वेश्चन विल डिपेंड अपॉन, इस क्वेश्चन का आंसर डिपेंड करता है किसके किसके बेस पे, ऑन द हाउ एक्यूरेटली द कॉपीइंग रिएक्शन इन्वॉल्व अकर। क्या दोनों के सेल का जब फॉर्मेशन हो रहा था उस समय जब दोनों डीएनए की कॉपीज़ रेडी हो रही थी, तो दोनों डीएनए की कॉपीज़ में जो रिएक्शन थे वो क्या सिमिलर थे, एग्जैक्ट सिमिलर थे? यदि एग्जैक्ट सिमिलर थे तब तो कंप्लीटली सिमिलर रहेंगी सेल। अगर उसमें जो इन्वॉल्व रिएक्शन रहेंगे वो सिमिलर नहीं है तो फिर सिमिलर तो नहीं रहेगा, तब तो फिर आइडेंटिकली डिफरेंट हो जाएगा ना। तो इसीलिए कह रहा है, ठीक है, कह रहा नो बायोकेमिकल रिएक्शन इज एब्सोल्युटली रियलेबल। अगर बायोकेमिकल रिएक्शन एब्सोल्युटली रियलेबल नहीं है तो कह रहा है देयरफॉर इट इज ओनली टू बी एक्सपेक्टेड दैट प्रोसेस ऑफ कॉपीइंग द डीएनए विल हैव सेम वेरिएशन ईच टाइम, है ना। कह रहा कि अगर जो है कि केमिकल रिएक्शन में डिफरेंशिएशन हुआ है दोनों डीएनए की कॉपीज़ के फॉर्मेशन में, सो डीएनए की कॉपीज सिमिलर होगी बट आइडेंटिकली दोनों क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। कह रहा एज अ रिजल्ट, है ना, अतः यानी लास्ट में आपको एक जब केमिकल रिएक्शन होगा तो रिजल्ट क्या आपका आएगा, कह रहा द डीएनए कॉपी जनरेट विल बी सिमिलर। इस चीज़ को अंडरलाइन करिए, यही तो आपका आंसर है। जो मेन हेडिंग है बच्चों, डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी देमसेल्फ, इसका आंसर देखिए यही लिखा है, लिखा द डीएनए कॉपी जनरेट विल बी सिमिलर बट मे नॉट बी आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल। ओके, मतलब क्या है कि डीएनए की जो कॉपीज़ होगी वो तो सिमिलर हो सकती है लेकिन बट मे नॉट बी आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल रूप से आइडेंटिकल क्या हो सकती है, वो सिमिलर नहीं रहेगी, आइडेंटिकली, ठीक है, आइडेंटिकल रहेगा। फिर कह रहा सम ऑफ दीज वेरिएशन माइट बी सो ड्रास्टिक दैट अ न्यू डीएनए कॉपीज कैन नॉट वर्क विथ द सेलुलर ऑपरेटस इन हेरिटेंस। कह रहा कुछ में तो इतनी ज़्यादा भिन्नता होगी कि वो वर्क करेगा, एक डिफरेंट टाइप का ही वर्क करेगा, डिफरेंट टाइप के सेलुलर ऑपरेटस में डिफरेंट टाइप का वर्क करेगा, फंक्शन करेगा जो डीएनए होगा, है ना। सच अ न्यू बॉर्न सेल विल सिंपली डाई, जिसके कारण इतना ज़्यादा डिफरेंशिएशन हो जाता है कि जो न्यू बॉर्न सेल होती है वो क्या हो जाती है, डाई हो जाती है, मर जाती है। ऑन द अदर हैंड, दूसरे शब्दों में, देयर कुड स्टिल टू मेनी अदर वेरिएशन इन द डीएनए कॉपीज दैट वुड नॉट लीड टू अ सच ड्रास्टिक आउटकम। कुछ में क्या होता है कि वो भी डिफरेंट होती है ना, वो क्या होगी, आइडेंटिकली तो डिफरेंट होगी ओरिजिनल रूप से, बट क्या होगा कि कॉपीज़ आपकी सिमिलर रहेगी लेकिन इतना ज़्यादा डिफरेंशिएशन नहीं रहेगा, तो वो क्या करेगी कि कुछ फंक्शन डिफरेंट टाइप का करती है, जिसके कारण वही जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में वेरिएशन आती है ना, यही कारण है।
अभी आपको मिलेगा आगे इवोल्यूशन। इवोल्यूशन में पहले आपको पढ़े होंगे, पहले क्या होते थे, लंबी गर्दन वाले जिराफ होते थे, या फिर जिराफ का छोड़िए, आप जानते हैं पहले ह्यूमन के पास टेल होती थी, अब के ह्यूमन के पास टेल नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो एक न्यू बार सेल बनी होगी जब ह्यूमन का इवोल्यूशन हो रहा था। इवोल्यूशन का मतलब ये है कि एक बॉडी का जो डिज़ाइन है वो दो प्रकार से हो सकता है, एक सिंपल हो सकता है, एक कॉम्प्लेक्स हो सकता है। तो सिंपल वाला जो होगा वो चेंज हो जाएगा, है ना, बट कॉम्प्लेक्स वाला चेंज नहीं होगा। तो सिंपल वाला चेंज हो जाता है कॉम्प्लेक्स में, और इसी प्रकार की चेंजिंग को ही इवोल्यूशन बोला जाता है। तो इस चीज़ की इस चेंजिंग क्यों होगी कि जब डीएनए की डिफरेंट कॉपीज रेडी होती चली जाएगी, है ना। यदि बहुत ज़्यादा डिफरेंट है तो सेल डिवाइड हो जाएगी, थोड़ा बहुत आइडेंटिकली डिफरेंट है तो फिर क्या होगा कि वहाँ पे वेरिएशन आएगा और इवोल्यूशन का कारण बनेगा ये, ठीक है। सो वही लिखा है। ऑन द अदर हैंड देयर कुड स्टिल टू मेनी अदर वेरिएशन in the DNA copies that would not lead to such drastic outcome, ठीक है। Thus the surviving cell are similar to but subtly different from each other, है ना। कह रहा है thus the surviving cell are similar, जो सेल हैं वो सिमिलर हैं, बट क्या है, रियल रूप से क्या है कि डिफरेंट है ना, क्योंकि उनमें जो डीएनए का फॉर्मेशन हुआ है, डीएनए की कॉपी जो रेडी हुई डिफरेंट रिएक्शन के द्वारा या डिफरेंट टाइप के रिएक्शन, थोड़ा सा भी चेंजिंग हुआ तो डिफरेंट टाइप का रिएक्शन, यानी थोड़ा सा चेंजिंग हुई तो हो सकता है उसके डीएनए में जो लगे बेस पेयरिंग होगा उस, या डीएनए में लगे न्यूक्लियोटाइड आप पढ़ेंगे इंटर में जाएंगे तो मिलेगा, तो उसमें जो बेस पेयर होते हैं उसके स्थान में उसके प्लेस में चेंजिंग आ सकती है जिसके कारण वेरिएशन आ सकता है, ठीक है। दिस इन बिल्ट टेंडेंसी फॉर वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इट इज़ द बेसिक फॉर इवोल्यूशन। कह रहा दिस इन बिल्ट टेंडेंसी फॉर वेरिएशन, यही क्या होता है वेरिएशन के लिए, रिप्रोडक्शन के दौरान फिर क्या होता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में वेरिएशन होता है यही उसका कारण होता है, और यही इसका मेन बेस होता है किस चीज़ का, इवोल्यूशन के लिए। एज वी विल डिस्कस द नेक्स्ट चैप्टर, हम लोग इसको नेक्स्ट चैप्टर में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, ये पैराग्राफ अगर आपको थोड़ा बहुत समझने में प्रॉब्लम हुई होगी तो एक बार फिर से इस वीडियोस को केयरफुली सुनिएगा, लाइन टू लाइन समझ में आएगा, और एनसीईआरटी अपने पास रख के उसको लाइन टू लाइन देखते रहिए और सुनते रहिए, तब क्लियर समझ में आएगा। जब तक आपका क्लास रेगुलर ऑफलाइन चालू नहीं होगा तब तक इस तरह आपको ऑनलाइन ही टीचिंग प्रोवाइड कराई जाएगी। सो बाकी चर्चा हम नेक्स्ट डे करेंगे। ओके, थैंक्स।